नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स रूसी मूल के MI-17 फ्लीट पर मल्टी सेंसर्स पेलोड लगाने जा रही है। कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स पुरानी पीढ़ी के MI-17 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स पर एक बड़ा अपग्रेड करने जा रही है, जिसमें कि इसकी रेट्रोफिटिंग की जाएगी, जिसमें कि इसमें एडवांस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ साथ मल्टी सेंसर पेलोड जैसे कि शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, REV3, मल्टी सेंसर ऑप्टिकल पेलोड, मौसम रडार के साथ स्थानीय रूप से ऑप्टिकल पेलोड इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 32 नए MI-17V हेलीकॉप्टरों के साथ 50 पुराने MI-17 हेलीकॉप्टरों को स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, वेदर रडार, ट्रैफिक, कोलिजन एंड अवॉइडेंस सिस्टम और एयर डेटा सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा DRDO के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी इसमें इंटीग्रेट किए जाने की योजना है, जिसमें कि रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, फ्लेयर एंड चैफ डिस्पेंसिंग सिस्टम, आइडेंटिफाई, फ्रंट एंड फोई सिस्टम इसमें लगाया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जिस तरीके से चाइना घुसपैठ करता है हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों को लाकर, ऐसे में अब भारत ने भी उसी की तरह जवाब देना शुरू कर दिया है। और हाल ही में भारत ने चाइना को जवाब देते हुए इंडोनेशिया के बंदरगाह पर अपनी INS सिंधु केसरी को डॉक किया है। 3000 टन वजनी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी सुंडा स्टेट से होकर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के लिए रवाना हुई और INS सिंधु केसरी का ये पहला मिशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना अपने पड़ोसियों और खासकर के दक्षिण पूर्व चीनी सागर में एक बड़ा विवाद करके बैठा हुआ है। ऐसे में भारत की पनडुब्बी का इंडोनेशिया में डॉक किया जाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खुद इंडोनेशिया की नौसेना ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। सिंधु केसरी की यात्रा को न केवल भारतीय नौसेना की क्षमताओं के प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है, बल्कि एशियाई देशों में भारत की कूटनीति और सैन्य पहुंच के संदेश के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि भारतीय युद्धपोत अक्सर इंडोनेशिया और अन्य एशियाई देशों का दौरा करते हैं, लेकिन इस बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी का सफर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है, खासकर कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में। उन्होंने कहा कि परमाणु सक्षम मिसाइल ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है और इसे समुद्र, हवा और जमीन से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को मिसाइलों की भी आपूर्ति की है, जिसका ऑर्डर बुक वर्तमान में 2025 तक कुल $5 बिलियन से $6 बिलियन तक है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हम मिसाइलों के प्रदर्शन में लगातार सुधार कर रहे हैं और विशेष रूप से मौजूदा वैश्विक जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, उसने इस बात को भी दिखाया है कि किसी भी समय अधिक संख्या की आवश्यकता इन मिसाइलों की हो सकती है। साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारी ने कहा कि भारत और रूस अपने मित्रवर्ती देशों को इसके निर्यात करने की योजना भी बना रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि मिसाइल के नए संस्करण की उड़ान परीक्षण अगले 3 सालों में शुरू होने वाली है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चांदीपुर में DRDO के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में एक पाकिस्तानी एजेंट को गोपनीय सूचना लीक करने के आरोप में ओडिशा पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। समझिए दोस्तों, सीनियर अधिकारी। दरअसल ये जो आरोपी है वो ITR में एक सीनियर टेक्निकल ऑफिसर था। पुलिस ने बताया कि इस वरिष्ठ अधिकारी को रावलपिंडी के बाहर काम कर रहे एक पाकिस्तानी एजेंट ने व्हाट्सएप के माध्यम से हनी ट्रैप में फंसाया था और वो इस आरोपी को यौन तस्वीरें भी भेजता था। आरोपी का फोन जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 120A, 120B और 31 के साथ साथ अधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। दोस्तों भारत की MKU लिमिटेड ने फ्रांस की फर्म डसॉल्ट एविएशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसमें कि डसॉल्ट एविएशन MKU लिमिटेड को एडवांस टेक्नोलॉजी में मदद करेगा। और आपको बता दें कि MKU लिमिटेड को हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्वदेशी हाई क्वालिटी एविएशन हेलमेट्स के लिए भी ऑर्डर मिला है, जिनका इस्तेमाल हमारे जो फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स के पायलट्स हैं वो करेंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा है कि वो 9 और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 का ऑर्डर देने वाली है, जिन्हें की ऑपरेशनल एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा। यही नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड 19 सिंगल इंजन जो चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें भी ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 से बदलना चाहती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एम्ब्रेयर ने इस बात की घोषणा की है कि उनकी कंपनी भारत में अपने C390 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के सामने इसके टेक्निकल ट्रायल को करेगी, ताकि भारतीय वायुसेना इसके प्रदर्शन को देख सके। और एम्ब्रेयर ने HAL से भी बात करनी शुरू कर दी है, ताकि C390 को संयुक्त रूप से यानी कि जॉइंट वेंचर के माध्यम से भारत में बनाया जा सके, जिसमें कि एम्ब्रेयर भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इसमें स्वदेशी कंटेंट की भी इजाज़त देगा, ताकि
एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी कि सेम प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशन पर किया जा सके, जिसमें कि कन्वर्जन किट्स भी शामिल होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 में बोइंग ने इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत शुरू की अपने KC-46 पेगासस मिलिट्री एरियल रिफ्यूलिंग और स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए। यही इसके अलावा बोइंग की तरफ से कहा गया है कि वो HAL और इजरायली एरोस्पेस को पूरी तरीके से सपोर्ट भी करेगी ताकि वो 6 बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को कार्गो कॉन्फ़िगरेशन और एयर रिफ्यूलिंग में बदल सकें। इजरायली एरोस्पेस और HAL वर्तमान में एक डिटेल प्रपोजल पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो इस प्रोजेक्ट के टाइम फ्रेम और लागत पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद इसे रक्षा मंत्रालय के पास भेजा जाएगा फंड के अप्रूवल के लिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारतीय सेना ने QRSAM का ऑर्डर दिया है। भारत डायनेमिक्स के चेयरमैन ने बताया कि QRSAM के एक बार फिर से यूजर ट्रायल होंगे, जिन्हें कि भारतीय सेना इस साल के अंत तक कर लेगी और QRSAM के लिए 2024 में ऑर्डर साइन किया जाएगा। वहीं भारत डायनेमिक के चेयरमैन ने बताया कि उन्हें 2 आकाश प्राइम मिसाइल की नई रेजिमेंट्स का भी ऑर्डर मिल सकता है 2023 में ही। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की पहली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि MRSAM वितरित कर दिया गया है, जिसे कि ईस्टर्न थिएटर में तैनात किया गया है। MRSAM जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है और ये हाईली रिस्पॉन्स क्विक रिएक्शन वर्टिकली लॉन्च मिसाइल है, जिसकी स्पीड मैक 3 है और ये एयर थ्रेट्स खास करके मिसाइल, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और गाइडेड रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। दोस्तों, DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCM Mark II न केवल 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को एक साथ ले जाने में सक्षम है, बल्कि सभी देशी हथियारों के साथ साथ अन्य देशों के उन्नत हथियारों को भी इंटीग्रेटेड कर सकता है। LCM Mark II के प्रोजेक्ट डायरेक्टर V मधुसूदन राव ने कहा कि दुनिया में इस कैटेगरी का कोई अन्य सिंगल इंजन वाला विमान एक साथ 8 BVR मिसाइल एक साथ नहीं ले जा सकता है। इसकी ये अनूठी खासियत इसे वैश्विक फर्मों के द्वारा निर्मित विमानों के बीच खड़ा कर देगी और इसके निर्यात क्षमता को भी काफी बढ़ावा मिलेगा और करीबन 16 देश इस फाइटर जेट में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। यही नहीं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि भविष्य BVR कॉम्बैक्ट का है और हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि LCM Mark II को डिजाइन करते समय एडवांस फ्रांसीसी और रूसी हथियारों और अन्य पश्चिमी देशों के हथियारों के अलावा अस्त्रा जैसी स्वदेशी हथियारों के एकीकरण पर भी विचार किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि जहां तेजस Mark I का जो कॉम्बैट मिशन इंड्योरेंस है वो 56 मिनट का है, तो तेजस Mark II का 120 मिनट का है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने $920 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट डील को साइन कर लिया है मलेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, जिसके तहत अब 18 FA-50 लाइट अटैक जो एयरक्राफ्ट है उन्हें मलेशिया को दिया जाएगा। दरअसल कोरियन FA-50 और भारत का तेजस 2 एकमात्र एयरक्राफ्ट थे जिन्हें की शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि इसमें चाइना का JF-17 और रशिया के MiG-35 को तकनीकी मुद्दों की वजह से टेंडर से हटा दिया गया था। वहीं साउथ कोरिया की फर्म के अधिकारियों ने कहा कि इनकी डिलीवरी 2026 से होगी और इसके बाद उन्हें मलेशिया की तरफ से 18 और FA-50 का फॉलो ऑन ऑर्डर मिल सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को भी ये बात कहनी पड़ गई है कि हम सैनिकों को 2 वक्त तक का खाना नहीं दे पा रहे हैं और पाकिस्तान में जो आर्थिक संकट हो रहा है उसका बहुत ही ज्यादा जो गहरा प्रभाव है वो पाकिस्तान की सेना पर पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भारत, अफगानिस्तान और ईरान से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। खाने पीने का जो सामान है उसमें कमी की वजह से इसका असर पाकिस्तानी सेना के मेज पर भी पड़ रहा है। खुद पाकिस्तान की सेना के कुछ फील्ड कमांडर्स की तरफ से क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफिस को चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में सैनिकों की फूड सप्लाई में होने वाली कमी का जिक्र किया गया है। इस चिट्ठी में बताया गया है कि जनरल असीम मुनीर के साथ भी मुलाकात में इस मसले को उठाया गया है। सेना अब 2 वक्त सैनिकों को खाना तक खिलाने में समर्थ नहीं है। पाकिस्तान इस समय दशकों के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और महाकंगाल वो हो चुका है। उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। कम विदेशी मुद्रा भंडार और आसमान छूती महंगाई की वजह से इस देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो चुका है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना के हाल भी खस्ता हाल हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।